कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 6 हमारा। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे। उसमें एक कंसेप्ट था एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें हमने स्टडी किया दुनिया में कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट हो उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चैप्टर 1 के बाद अब हमारे नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों चैप्टर्स हमारे इन्हीं 5 एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन होगी। यानी जो अगले हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3 और 4, ये क्या होगा? इन्हीं 5 एलिमेंट्स की डिटेल में डिस्कशन होगी। ठीक है, जैसे जो 3 एलिमेंट्स हमारे चैप्टर 2 में डिस्कस होंगे, एक एलिमेंट चैप्टर 3 में और एक एलिमेंट चैप्टर 4 में डिस्कस होगा। तो आज हम इन एलिमेंट्स की यूज समझिए, वो जो आपका प्रीवियस चैप्टर 1 का कंसेप्ट था उसी की डिटेल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो प्रीवियस लेक्चर में से तो पूछ लीजिए। जी शाबाश। क्या इंटरनल ऑडिट हमेशा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी? यस, बिल्कुल हमेशा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी। उसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप जो नहीं होता। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में रिपोर्ट सिर्फ डायरेक्टर्स को दी जाती है ना, शेयर होल्डर्स को तो नहीं दी जाती। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है? हमेशा डायरेक्टर को, शेयर होल्डर, तो वो हमेशा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी। जी, कौन सा क्या कहता है, अल्फाज बताइएगा इसके। हाँ, इनहेरेंट लिमिटेशन में एक पॉइंट है कि देयर आर ऑलवेज सम इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रॉब्लम, ये तो हमें पता है कि क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ऑपरेट कर रही होती है, ये तो हमें पता है ना। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मकसद होता है एक अच्छी रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट्स होंगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो ये रिस्क कम हो जाता है। क्वेश्चन का यह है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इसका ये हमारे ऑडिट के लिए क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि इसका ताल्लुक तो मैनेजमेंट से है, ये तो मैनेजमेंट का मसला है। देखिए, असल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा? यानी ज्यादा मिस स्टेटमेंट का चांस होगा। तो जितनी ज्यादा मिस स्टेटमेंट्स होंगी ऑडिटर के लिए फिर डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, उसकी वो एक ऑडिटर के लिए भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये तो हमें पता है कि दुनिया में चूंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इंसान ही इंप्लीमेंट करके ऑपरेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो वो भी कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, और इसी तरह ऑडिटर भी इंसान ही होता है, तो उसका ऑडिट भी कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। लेकिन दोनों लिमिटेशंस को आपने अलग-अलग रखना है। एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन पूछता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और समटाइम क्वेश्चन पूछता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दोनों की एग्जांपल्स कहता है। अभी हम सिर्फ एक चीज की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, किसके? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की। तो आपने दोनों कंसेप्ट्स को अलग-अलग रखना। शाबाश। और की क्वेश्चन 1 बाय 1 जी। हाँ शाबाश। हाइब्रिड क्लास से भी अभी मैं चक्कर लगा के, तो उसमें भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर एक लाइन लिखी हुई है कि ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। परसुएसिव एविडेंस क्या होता है और कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? देखिए, एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना आप, तो उसके डिफरेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होती है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गाड़ी फिक्स एसेट्स के तौर पे लिखी है। पहला एविडेंस, ये ऑडिटर है, इन्होंने पूछा सर ये गाड़ी आपकी है? मैंने कहा हाँ ये गाड़ी मेरी है। ये भी एक एविडेंस है। मैनेजमेंट जब हमें कोई स्टेटमेंट देती है ना, स्टेटमेंट किसी इंक्वायरी का जवाब देती है, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट हमें जो स्टेटमेंट देती है, ये भी एक एविडेंस है। ठीक है, पहली चीज ये समझ आ गई। दूसरा, इससे कहा सर कुछ मजीद, मैं सिर्फ बोलचाल पे यकीन नहीं करता, मैं कोई लिखत पढ़त में एविडेंस है तो वो दिखाए। मैंने कहा अच्छा, रजिस्ट्रेशन बुक निकाल के मैंने रजिस्ट्रेशन बुक इसके सामने रख दी। क्या रजिस्ट्रेशन बुक देख के, जिसमें वो गाड़ी का नंबर उन्होंने देख लिया वही गाड़ी है और मेरा नाम भी देख लिया, क्या रजिस्ट्रेशन बुक देख के ज्यादातर लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये गाड़ी मेरी ही है? हो जाएगा, याद रखिए। लेकिन फिर से सुनिए, ज्यादातर लोगों को यकीन हो जाएगा, लेकिन फ्रॉड का चांस अभी भी है। हो सकता है रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो जाली बनवाई हो। तो ये अगर 100% श्योर होना चाहते हैं ना
कि ये गाड़ी मेरी ही है, ये क्या करेंगे, ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाएंगे, वहां पे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें देखेंगे ये गाड़ी नंबर जो है ये इसका ओनर कौन है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो एविडेंस के 3 दर्जे हो गए। एक दर्जा हो गया ज़बानी कलामी सवाल पूछ के, एक दर्जा हो गया रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके, और एक दर्जा हो गया डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से पता लगवा के। 3 दर्जे। हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? कहते हैं जो पहले वाला दर्जा है ना, सिर्फ ज़बानी कलामी पूछ के एविडेंस ले लेना किसी चीज के, ये है लेस देन परसुएसिव। ये क्या है? लेस देन परसुएसिव। ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। दूसरा एग्जांपल, दूसरी, ये जो रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके इन अंदाजा लगाया कि गाड़ी किसकी है, तो रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करके जो एविडेंस मिलता है इसे कहते हैं परसुएसिव एविडेंस। क्या कहते हैं? परसुएसिव एविडेंस। और जो डिटेल्स गवर्नमेंट के खातों में जाके इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल रिकॉर्ड चेक करके इस नतीजे पे पहुंचना कि ये गाड़ी किसकी है, इसको कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। तो हमारे 3 दर्जे हैं, लेस देन परसुएसिव ज़बानी कलामी, परसुएसिव रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके, और कंक्लूसिव गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में इन्वेस्टिगेशन करके। स्टैंडर्ड कहता है लेस देन परसुएसिव एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं। अगर आपने ये काम करके रिपोर्ट पे साइन कर दिया ना तो आपने गलत किया, आपने गलत किया। लेस देन परसुएसिव ये सफिशिएंट नहीं है। हमने ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करना है। कौन सा? परसुएसिव। और जो कंक्लूसिव एविडेंस है कहते हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड। लेस देन परसुएसिव सूटेबल नहीं है और कंक्लूसिव रिक्वायर्ड नहीं है। ऑडिट में कौन सा एविडेंस रिक्वायर्ड होता है? परसुएसिव। कंक्लूसिव एविडेंस असल में लीगल केसेस में रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर ऑडिट नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का, बल्कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है 2 भाइयों के दरमियान में या बायर और सेलर के दरमियान में, तो उस कोर्ट केस में कंक्लूसिव एविडेंस चलता है। लीगल केसेस में याद रखें कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड होता है। हमारे ऑडिट प्रोफेशन में कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। कौन सा एविडेंस? परसुएसिव। ठीक है? हाँ, लेकिन याद रखें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कभी भी ज्यादा काम करने से नहीं मना करते। अगर किसी एरिया में आपका दिल करे कि कंक्लूसिव एविडेंस भी ऑब्टेन करना है, हालांकि लाजमी नहीं है, आप फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने कहा नहीं अभी इफ्तारी में 3 घंटे का टाइम है, कोई ना काम ही कर लेता हूं, और आप कंक्लूसिव एविडेंस हासिल करना चाहे, स्टैंडर्ड रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड कौन सा है? परसुएसिव। इसीलिए वो लाइन उसने लिखी कि ऑडिट प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। समझ आ गई अब ये लाइन आपको? चलिए शाबाश। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछे? हाइब्रिड जी जी पूछिए। शाबाश। जो लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है वो चूज कौन करता है? ऑर्डर के दरमियान शाबाश। लेवल ऑफ एश्योरेंस चूज कौन करता है? इसको थोड़ा सा मैं मजीद इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर देता हूं। चूज कौन करता है और कब करता है, ये दोनों साइड। शाबाश। ये शेयर होल्डर चूज करता है। लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होगा, लिमिटेड होगा या रीजनेबल होगा, ये कौन चूज करता है? शेयर होल्डर। अच्छा, और इससे भी अहम सवाल, इससे भी कब चूज करता है? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी स्टार्ट में। ये चीज ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट में। ये बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट आपको थोड़ा डरते डरते बताने लगा हूं, अगर समझ आ जाए ठीक, ना समझ आए इग्नोर कर दीजिएगा। असल कंसेप्ट ये है कि स्टार्ट में शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए। अगर रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो ऑडिटर ने हाई एविडेंस ऑब्टेन करना है, अगर लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए तो ऑडिटर ने मॉडरेट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये है सही कंसेप्ट। अब बाज़ औक़ात जब आगे चलता है ना सब्जेक्ट, तो कुछ स्टूडेंट इस कंसेप्ट को गलत समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं सर ऑडिटर ऑडिट शुरू करेगा, अगर उसे हाई एविडेंस मिल गया तो वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा, और अगर उसे मॉडरेट एविडेंस मिल गया तो लिमिटेड एश्योरेंस देगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। याद रखे, पहले लेवल ऑफ एश्योरेंस डिसाइड होगा, फिर डिसाइड होगा कि कितना एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये नहीं है कि पहले एविडेंस देख लें, जितना मिला उतनी एश्योरेंस दे देंगे। नहीं 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 नहीं। अगर रीजनेबल एश्योरेंस है और आपने मॉडरेट एविडेंस हासिल करके लिमिटेड एश्योरेंस दे दी तो आपने गलत किया। ठीक कर रहे हैं? ये टेक्निकल पॉइंट है। आगे चल के ये 1-2 केस स्टडीज आती है, उनमें स्टूडेंट थोड़ा पहले क्या डिसाइड होगा? एश्योरेंस, फिर डिसाइड होगा एविडेंस। पहले एविडेंस और बाद में एश्योरेंस नहीं, समझ रहे? पहले शेयर होल्डर डिसाइड कर लेंगे स्टार्ट में, मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस दो, मेरे को लिमिटेड एश्योरेंस दो,
उस लिहाज से हम डिसाइड करेंगे। ये अभी आपको लग रहा होगा कि इतना प्रॉब्लम, आगे चल के कंसेप्ट जब ऐड होगा ना उसमें फिर आपको ये वाला सेंटेंस काम आएगा जो सिखाया। तो रीजनेबल एश्योरेंस स्टार्ट में डिसाइड होगी, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे और उसके मुताबिक प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करेगा। क्लियर जी? ये हाइब्रिड वाले भाई बात समझ आ गई है? ये ओके कर दे, पहले उनका क्लियरेंस ले दो। जी भाई, ये जिन्होंने सवाल पूछा था समझ आ गया तो मुझे ओके कर दीजिए। नहीं भाईजान, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये मैंने पहले आपसे क्लास के स्टार्ट में पूछा था, 2 माइक होने चाहिए दोनों क्लासेस में लदा लदा। ये भाग के एक क्लास में, भाग के दूसरी क्लास में ऐसे तो नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे से। जी ठीक, जी पूछिए। ये है केस स्टडी का ये एडवांस क्वेश्चन जरा सुनिएगा। इसका जवाब मैं पूरा नहीं दूंगा, क्वेश्चन सुन लें। इनका क्वेश्चन ये, सर स्टार्ट में एग्री हुआ, प्रैक्टिशनर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, उसने अपना ऑडिट शुरू कर दिया, दरमियान में किसी वजह से उसे रीजनेबल एविडेंस नहीं मिल सका, मॉडरेट एविडेंस मिला, क्या वो अपनी इंगेजमेंट को लिमिटेड एश्योरेंस में कन्वर्ट कर देगा कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ही रखेगा? रीजनेबल एश्योरेंस ही रखेगा। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ही रखे। रीजनेबल एश्योरेंस में रहते हुए वो कहेगा कि जी मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। फर्ज कीजिए आप रेस्टोरेंट में हैं, खाना बनाना, कस्टमर आता है, ऑर्डर लगाता है, आप उसे खाना देते हैं। कस्टमर ने आके कहा भाई चिकन कढ़ाई ले आओ, आपने अपने मसाले देखे, कस्टमर ने ऑर्डर कौन सा दिया? चिकन कढ़ाई। आपने मसाले देखे, मसाले कम थे, चिकन कढ़ाई के मसाले नहीं है, दाल चावल के मसाले हैं। उसके सामने दाल चावल रख देंगे? नहीं रखेंगे, बल्कि उसे कह देंगे सर चिकन कढ़ाई है तो सही, मसाले कम है। ऑर्डर चिकन कढ़ाई का ही रखेंगे क्योंकि कस्टमर ने स्टार्ट में कह दिया कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, तो प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ही करनी है। अगर एविडेंस कम हो जाता है ना तो हम उसे रीजनेबल एश्योरेंस में ही रहते हुए कहेंगे कि सर ये 2-3 जगहों पे हमें एविडेंस नहीं मिला। एंगेजमेंट चेंज नहीं करनी। बात समझ आ रही? और कोई क्वेश्चन? आपने कहा क्वेश्चन होता है कि लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होगा? सर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वो तो ऑडिट ही होता है ना, उसमें तो फिर लेवल तो शायद पहले ही हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन नहीं है कि लेवल। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अगर इंगेजमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना तो किस सिचुएशन में क्या करवाना है ये फिर शेयर होल्डर की भी चॉइस नहीं रहती। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन ये है कि सर बाज़ औक़ात अगर कोई इंगेजमेंट है, अगर लॉ रिक्वायर कर दे तो उसमें तो शेयर होल्डर भी फिर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो 1 मिलियन से ऊपर, साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो उनका ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, और जो 6 महीने के बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका रिव्यू रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें बिल्कुल जब ऑडिट होगा पूरे साल का, उस पर रीजनेबल एश्योरेंस दी जाएगी। कौन सी? और जब 6 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं फिर भी, तो जहां पे लॉ ने कह दिया ना ऑडिट, तो मतलब ऑडिट ही करना है, रीजनेबल एश्योरेंस। वहां पे मैनेजमेंट खुद चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे हम मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं कि बताइए आपको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि लिमिटेड चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, या एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का दूसरा नाम ऑडिट, और रीजनेबल एश्योरेंस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिव्यू। ठीक है, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं असल में चाह रहा हूं टर्म्स के ऊपर आप फोकस करें। रीजनेबल एश्योरेंस का दूसरा नाम है पॉजिटिव एश्योरेंस, हाई एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का दूसरा नाम है ऑडिट एंगेजमेंट। यानी रीजनेबल एश्योरेंस, सिर्फ ये बताया मैंने कि रीजनेबल एश्योरेंस और चीज है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और चीज है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपने रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर ही फोकस करना। रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन याद है? एग्जाम पॉइंट ऑफ से मैं भी सवाल पूछ रहा हूं ना। रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन याद है आपको? कितने स्टूडेंट्स को याद है? 3 मार्क्स के साथ लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल भी लिखनी है आपने, एग्जाम्पल लाजमी हिस्सा है। और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट याद है? बस मेरी तसल्ली हो गई। अब आपने और कुछ पूछना है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर ये जैसे आपने कहा कि लीगली मोस्टली होता है कि उसका जो ऑडिट होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है। जी
तो अगर किसी वजह से उसको ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट करवाना पड़ जाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? हाँ, अगर ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है साल के बाद, लेकिन उसी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट कराना पड़ जाए किसी वजह से, तो वो चूंकि ड्यूरिंग द ईयर वाला तो रिक्वायर्ड नहीं है, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। जैसे मैंने आपको वो पीटीसीएल की एग्जांपल दी थी, उसका हर साल के बाद जो ऑडिट है वो रिक्वायर्ड है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट था। और जो 7 महीनों के बाद ऑडिट करवाया ताकि उसको बेचा जा सके उसके शेयर्स को, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। ये जो आपने लेवल ऑफ एश्योरेंस के परसेंटेज यूज की है, जी जी, स्टैंडर्डाइज फिक्स है या आपने ये जो परसेंटेजेस लेवल ऑफ एश्योरेंस का कंसेप्ट समझाते हुए मैंने शेयर की थी, ये हाइपोथेटिकल है, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई, ना ही आपने लिखनी है। ये सिर्फ उस लेक्चर के स्टार्ट में कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कि लेवल से मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा, कितना कम या ज्यादा, उसका एस्टीमेट देने के लिए परसेंटेज शेयर की गई थी। अब आपने कहीं पे भी किसी भी सवाल के जवाब में ये परसेंटेजेस नहीं लिखने, बल्कि इनका जो प्रॉपर नाम सिखाया गया आपको, नाम वो लिखना है। वो नाम क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। उसके बाद आप जी जी, पूछे मेरे भाई, पूछे भाई, क्या हो गया? चलिए आप पूछ लें। सर जब एग्रीमेंट में स्टार्ट होता है वो देखिए रीजनेबल एश्योरेंस सर आपने कहा कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ऑडिटर सिर्फ प्रोसीजर बेस्ड कोई इस्तेमाल कर सकता है? आइटा सिर्फ प्रोसीजर बेस्ड कोई सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकता है? हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही है तो हम इंटरनल कंट्रोल की तरफ जाते क्यों हैं? हम सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग क्यों नहीं कर लेते? पहले आज से 50-60 साल पहले ऑडिट अप्रोच जो हुआ करती थी वो यही हुआ करती थी कि डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो। लेकिन फिर हमें यह पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एरिया में एक जितना रिस्क नहीं होता, कुछ एरिया में रिस्क ज्यादा है, कुछ में कम। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप FR2 भी पढ़ रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल सीला भी पढ़ रहे हैं, आप इसके साथ ऑडिट भी पढ़ रहे हैं, क्या सारे सब्जेक्ट्स की नेचर, सारे सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी लेवल, सारे सब्जेक्ट की पासिंग परसेंट एक जैसी है? नहीं है। ठीक है, हर कोर्स में ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके निस्बतन ईजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं। तो क्या आपको हर सब्जेक्ट को एक जितना टाइम लगाना चाहिए कि उसके रिस्क के लिहाज से, जिसमें रिस्क ज्यादा है, जो ज्यादा मुश्किल है, जिसमें पासिंग परसेंटेज कम होती है, उसमें ज्यादा प्रोसीजर, और जिस पे कम रिस्क है उस पे कम, क्या करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए कि हर एक में 2 घंटे फिक्स, चाहे आसान है चाहे मुश्किल। ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करनी चाहिए, कभी ट्यून अप कभी ट्यून डाउन। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरियाज में भी एक जैसा रिस्क नहीं है। जब हमारा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त यही होता था, हर एरिया पे एक जितनी मेहनत लगाओ। फिर कुछ ही अरसे बाद उन्हें एहसास हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बजाय ये कि एरिया को इक्वल रखें, हमें उनको वेटेज देनी चाहिए। जो रिस्की एरियाज हैं उन पे ज्यादा एफर्ट, जो लेस रिस्क है उन पे कम। और ये किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस में कम, ये कैसे पता चलेगा? इंटरनल कंट्रोल से। इसीलिए हालांकि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, लेकिन हम इंटरनल कंट्रोल के जरिए से पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जिसमें रिस्क ज्यादा उसमें प्रोसीजर ज्यादा, जिसमें रिस्क कम उसमें प्रोसीजर कम। इसीलिए आपको भी अपना जो डेली स्टडी शेड्यूल बनाते हैं ना आप, उसमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स कम अहम, सॉरी कम अहम नहीं, अहम तो सारी हैं, कम मुश्किल, कुछ ज्यादा मुश्किल। जो ज्यादा मुश्किल ज्यादा टाइम लगाना है, जो कम मुश्किल है कम टाइम। जी शाबाश, और पूछे। जी जी, एक और क्वेश्चन था कि ये जो एश्योरेंस एग्रीमेंट के जो एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं 5, जी जी, अगर इनमें से एक भी पूरा ना हो तो उसे एश्योरेंस एग्रीमेंट नहीं कहते। तो ये एविडेंस के रिलेटेड है कि अगर एक है एविडेंस का ना होना, एक है एविडेंस ना मिलना, इन दोनों सूरतों में फिर से हम क्या करें? कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन। एविडेंस अगर नहीं है तो क्या होगा, ये हमने चैप्टर 4 में स्टडी करना है। ये हमने चैप्टर 4 में उनका क्वेश्चन ये है कि अगर एविडेंस 5 एलिमेंट्स है ना, 5वां एलिमेंट हो तो फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट बंद, एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर एविडेंस ना हो तो फिर क्या करेंगे, और थोड़ा एविडेंस ना हो तो क्या करेंगे, और ज्यादा एविडेंस ना हो तो क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब चैप्टर 4 देगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक आपने बोला था कि स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक एरर होता है, एक फ्रॉड होता है, और फ्रॉड की आपने बताया कि 2 रीजंस है, ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स टेक्निक। जी जी, कॉम्प्लेक्स टेक्निक की कोई एग्जांपल बोल कर। कॉम्प्लेक्स टेक्निक की एग्जांपल्स, ये हमारा फ्रॉड, ये भी अगेन अब थोड़ा सा ना एडवांस चल रहे हैं, तो ये हमारा चैप्टर 19 में फ्रॉड में आएगा कि फ्रॉड की क्या देखें। अभी तो हम मिस स्टेटमेंट, उन्होंने क्वेश्चन ये है, मिस स्टेटमेंट की 2 टाइप्स हैं, एरर और फ्रॉड। तो फ्रॉड के बारे में पूछना, सारे एग्जांपल्स देते हैं। मैं अभी आपको इस लेवल पे नहीं लेके, मैं आपको अभी ऊपर वाले लेवल पे रखना चाह रहा हूं, मिस स्टेटमेंट की हद तक। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं आपको मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल पता हो इस वक्त। मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल याद है ना आपको? कुछ मैंने आपसे कहा था मिस स्टेट, और मैं ना आपकी केस स्टडी से, पास्ट पेपर से और इधर उधर से ना कुछ लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं
इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस की और मिस स्टेटमेंट की, ताकि आप उसको पढ़ते रहे और आपको दोनों में फर्क पता चलता रहे। ये मैं आज या कल में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कल की क्लास में शेयर ना करूं तो आपने मुझे याद करवा देना है कि सर आपने हमें लिस्ट देनी है, ताकि हमें थ्योरेटिकली कंसेप्ट तो पता चल गया है कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस में और मिस स्टेटमेंट में फर्क क्या है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी एग्जाम वाली आ जाए तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल की लिस्ट मैं आपको 1 से 2 दिन में दूंगा जी। और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए। जी 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 एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी थी उनमें एक एग्जाम्पल थी कैश फ्लो फॉर कॉस्ट की, एक थी हिस्टोरिकल। पहले तो मुझे बताइए आपको हिस्टोरिकल और फॉर कॉस्ट में फर्क समझ आ गया? हिस्टोरिकल पास्ट वाली, फॉर कॉस्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसने कहा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल है ना, आप उन पे रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। उनको आप मॉडरेट लेवल के साथ तसल्ली के साथ भी चेक कर सकते हैं, हाई लेवल की तसल्ली के साथ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर वाली ना कैश फ्लो, वो उसने कहा है कि सिर्फ उसमें लिमिटेड एश्योरेंस पॉसिबल है। बता सकते हैं रीजन इसकी क्यों? क्योंकि फ्यूचर की अमाउंट्स में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, पास्ट में अनसर्टेनिटी कम होती है। ठीक है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। बाई के मैट्रिक्स में कितने मार्क्स थे? 1020 सर्टेनिटी के साथ बता दिया। नहीं नहीं, ये सवाल नहीं पूछूंगा, अनसर्टन है। आई कैप में अब जो पेपर देने जा रहे हैं इसमें क्या होगा? अनसर्टन है। तो एग्री करते हैं फ्यूचर अनसर्टन। फ्यूचर में ये अपनी तैयारी के लिहाज से बता, लेकिन ये उतना श्योर होकर नहीं बता सकते कि इनका फ्यूचर का रिजल्ट क्या होगा जितना पास्ट का रिजल्ट बता दिया। तो याद रखिए, जो फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं फॉरकास्ट में, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। उनको हम ज्यादा हाई लेवल पे जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये एग्जांपल समझ आ गई ना, कैश फ्लो फॉरकास्ट की और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। और जी 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 पूछिए। एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड करते हैं क्लाइंट की डिमांड पे। मैंने ये नहीं कहा, हाँ टेक्निकली ठीक, हाँ ये सही बात थी। क्लाइंट डिसाइड करता है कि एश्योरेंस का लिमिटेड एश्योरेंस, उस लिहाज से हमारे प्रोसीजर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर सवाल ये है कि आपने इससे पहले बताया था कि एक्सटेंट डिपेंड करती है इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस से, तो मुझे जरा इसकी समझ नहीं आ रही कि ये आप बेफिक्र है, आप ना बहुत ज्यादा, मुझे ये लग रहा है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इतनी थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें। बाजू का होता है ना, हम जो टफ टाइम होता है, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, एक जगह पे ना एक बात पढ़ा था कि जब आप किसी टफ टाइम से गुजरे होते हैं ना, तो उसमें मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना मसला हम खुद सोच सोच के बना देते हैं ओवर थिंकिंग के जरिए से। तो जब कभी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसका सबसे बेहतर उनका अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लें, उस पर ज्यादा ना सोचें। तो ऑडिट इतना मुश्किल नहीं है भाई, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, पढ़ा समझ आ गया, बस काफी है। आप जो क्वेश्चन पूछे चूंकि एडवांस लेवल के, इसलिए मैं इनको भी होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, इंशाल्लाह आप नोट कर लीजिए इन सारे क्वेश्चन को, 1 बाय 1 आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। वरना आप चैप्टर 4 के एंड पे जितने सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। चैप्टर 4 तक ना हमारा पूरे ऑडिट का ओवरव्यू है। चैप्टर 4 के बाद आपको पता चल जाता है कि ऑडिट में होता क्या क्या है, सारी एक्टिविटीज का ओवरव्यू मिल जाता है। इसके बाद हमने जैसे सरफेस, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक ऑडिट की सरफेस सारी आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद सिर्फ डेप्थ रह जाएगी, टॉपिक हर एक आपको पता चल जाएगा, उस टॉपिक के अंदर घुसना बाकी रह जाएगा, वो फिर हम आगे चलते रहेंगे चैप्टर 5 से ऑनवर्ड। इसीलिए चैप्टर 1 से 4 ये आपकी बेस है। जिन स्टूडेंट को ये चैप्टर 4 समझ आ गया, समझ लें उसको ऑडिट समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन? जी भाई 1 मिनट है, ये फिजिकल में क्वेश्चन चलना है। जी जी पूछे। नहीं, क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ सका। नहीं मुझे क्वेश्चन सुनने दे, क्वेश्चन दोबारा पूछिए। शाबाश भाई, आप डिस्कशन, आप बातें करेंगे, मुझे भाई की आवाज नहीं आ सकेगी, मैं सही तरीके से क्वेश्चन सुन नहीं पाऊंगा, तो समझ भी नहीं पाऊंगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब जब एंगेजमेंट लेटर होता है शुरू में, कि ऑडिट होने से पहले एंगेजमेंट लेटर तय आता है, अगर उसमें बोल देते हैं कि हम लिमिटेड एश्योरेंस करने जा रहे हैं, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं, हम लिमिटेड एश्योरेंस हमारी मर्जी नहीं होती, वो तो क्लाइंट डिसाइड करेगा ना। हाँ जी, ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन उनका ये था कि सर हमारा रिस्क
जब इंक्रीज होता है तो क्या हम मैनेजमेंट से स्टार्ट में ही अगर शेयर होल्डर से एंगेजमेंट लेटर में कह दे कि रिस्क होने की वजह से हम लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, तो क्या बेहतर नहीं है? देखिए ये बेहतर नहीं है, ये नहीं किया जाता प्रैक्टिस में, इसलिए कि लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा प्रोवाइड करना है हमने, ये क्लाइंट ही डिसाइड करेगा। ये हाँ, शेयर होल्डर, क्लाइंट से बराबर शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा, ये प्रैक्टिशनर कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। प्रैक्टिशनर फिर उसको सामने रखे प्रोसीजर डिसाइड करेगा क्या परफॉर्म करना है, लेकिन लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है ये क्लाइंट ही, शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे। चलिए मेरा अब क्वेश्चंस काफी हो गए हैं और अब आते हैं, देखिए ज्यादा क्वेश्चन शुरू में होते हैं और ये जरूरी होते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4, आइए आपकी होम असाइनमेंट है, अब होम असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। याद रखिए सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को पढ़ना, ठीक है, और पहली नजर देख के आपको क्या लग रहा है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा कि केस स्टडी। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ के देखते हैं। कह रहा है ड्राफ्ट एन एप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजंस व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। 4, इसमें पावर वर्ड कौन सा हुआ हमारा, एक हुआ हमारा 4 रीजंस, ठीक है, और 4 की 5 भी हो सकता है, लेकिन 4 की 3 नहीं होनी चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी, इसका मतलब है उसने ऊपर कोई रिक्वेस्ट की है जो पूरी नहीं हो सकती, कोई फरमाइश की है जो पूरी नहीं हो सकती, हमने वो बताना है। तो रिक्वेस्ट को अंडरलाइन कर लें, लेकिन रिक्वेस्ट है क्या ये आपको रिक्वायरमेंट से नहीं पता चला, कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन कह रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रूफ लिमिटेड को सेंड किया गया, मिस्टर अजीज असलम जो कौन है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आर है रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करो। क्या उसकी ये रिक्वेस्ट एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली मीट की जा सकती है? क्यों नहीं मीट की जा सकती? इनहेरेंट लिमिटेशन, याद की हुई इनहेरेंट लिमिटेशन मेरे भाई ने, लिख देंगे। 4 कहा, कितने लिखेंगे? 5 या 6 लिख, 5 काफी है, एक आधी काफी है, ज्यादा नहीं, वो भी टाइम हो तो, वो भी टाइम हो तो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वो गुस्सा तो नहीं कर जाएगा कि हमें गिनती भी नहीं आती, 4 पूछा 5 नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि आपने ज्यादा याद किया हुआ। नो क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, एंगेजमेंट लेटर में पहले डिसाइड लिखा जा चुका है कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी चीफ एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट कर रहा है भाई एब्सोल्यूट कर दो ना, एब्सोल्यूट कर देना। तो हमने उसको क्या बताना है, रीजन के क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। क्या अच्छा, एक सवाल क्विकली आंसर देना है आपने। अगर फर्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन में कहता कि लिमिटेड एश्योरेंस है, उसका एंगेजमेंट लेटर भेजा है, उसके बाद क्लाइंट ने कहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर दो, क्या वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जा सकते थे? शेयर होल्डर अगर बाद में किसी वजह से कह दे, शेयर होल्डर कह दे तो की जा सकती है। इसका स्टैंडर्ड ने टेक्निकल आंसर ये दिया हुआ है, उसने कहा कि अगर तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो इसकी टर्म्स चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर नॉन स्टैट्यूटरी हो तो टर्म्स चेंज हो सकते। बहरहाल ये एडवांस कंसेप्ट था, इसको छोड़ें। सबसे अहम चीज 4 रीजन क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपका? जी हाँ, यहां पे एक दूसरा पॉइंट यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव डिमांड कर रहा है अगर कोई चेंज करना ही था तो शेयर होल्डर को करना चाहिए, बिल्कुल शेयर होल्डर को करना चाहिए। तो इसकी ये डिमांड भी गलत है, उसकी अथॉरिटी नहीं है डिमांड करने की, लेकिन हमने एग्जाम में लिखना क्या है, जो रिक्वायरमेंट में, और रिक्वायरमेंट में क्या है, रीजंस, तो हम रीजंस की तरफ में, ठीक है, ठीक है। और सम टाइम हाँ सही कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, तो क्वेश्चन उनका वैलिड है कि चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर की बजाय शेयर होल्डर कहे तो फिर हम सोचते भी, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन 5, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स को अंडरलाइन करें, एग्जांपल्स ना भूल जाइएगा, एक्सप्लेन करते करते एग्जांपल्स क्लियरली उसने पूछ लिया। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, लेवल ऑफ एश्योरेंस को भी अंडरलाइन कर लें। दैट कैन बी प्रोवाइडेड, कैन को अंडरलाइन करें, कैन बी, कैन नॉट भी नहीं लिखा, कैन भी लिखा है। तो इसका मतलब है हमने 3 एग्जांपल्स बतानी है कि 2 कौन कौन सी? शाबाश, लिमिटेड एश्योरेंस, लेकिन भूलना नहीं है एग्जांपल्स। लिमिटेड एश्योरेंस की क्या एग्जांपल्स है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश। और रीजनेबल एश्योरेंस की बेहतरीन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, बेहतरीन। सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दे वो भी चलेगा, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चलेगा,
सिर्फ ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चलेगा, इवन सिर्फ ऑडिट भी चल जाएगा, सिर्फ ऑडिट भी लिख देना आप, वो भी चल जाता होता है। लेकिन बहरहाल बेहतर ये है कि आप पूरी बात लिखें, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, इसमें क्या ड्राफ्टिंग लिखते हैं, ड्राफ्टिंग हर केस में लिखते हैं। जब कभी आपने रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है ना, ड्राफ्टिंग और एग्जांपल्स भी लाजमी लिखनी है। जब कभी लिमिटेड एश्योरेंस को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, ड्राफ्टिंग एग्जांपल भी लाजमी लिखनी है, चाहे पूछे ना पूछे, तो उसमें बिल्कुल लिखनी है। 3 मार्क्स हैं आपके ख्याल में, एलोकेशन कैसे होगी? 1.5 मार्क्स रीजनेबल का, 1.5 लिमिटेड का, 0.5 डेफिनेशन का शायद होगा हाई वाली, 0.5 ड्राफ्टिंग का और 0.5 एग्जांपल का। ये हर क्वेश्चन के बाद अटेम्प्ट करने से पहले, पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करने से पहले ये जजमेंट आप कर लिया कीजिए कि मार्क्स की एलोकेशन कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स। अच्छा, बाज़ औक़ात ना क्वेश्चन में अब छोटा सा चेंज होता है, भाई को इजाजत है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको गाइड कर रही होती हैं सोल्यूशन में क्या चीजें डिस्कस करनी है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने सबसे बड़ी गलती की, वो उन्होंने एक बड़ा इशू आइडेंटिफाई कर लिया, उसके ऊपर व्यू पॉइंट दे दिए, एक और इशू भी था उस पर व्यू पॉइंट नहीं दिए। रिक्वायरमेंट में इंडिकेशन मिल रही थी कि एक व्यू पॉइंट है कि 2 है, किससे? शाबाश शाबाश, ये एस के लफ्ज से हमें पता चल रहा था कि एक व्यू पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा है। तो ये नोट कीजिएगा, जब प्लूरल फॉर्म कह दिया तो इसका मतलब हमें कंफर्म कि एक से। डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब देखते हैं, अब देखें व्यू तो हमें पता ही नहीं है व्यू पॉइंट कौन सा है, तो डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा व्यू पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ के, अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर। अच्छा, यहां पे बता दें, पिछले क्वेश्चन में इसका चीफ एग्जीक्यूटिव का था, यहां पे उसने बता दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ही है, शेयर होल्डर ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ही हैज ऑफर्ड योर फर्म टू बी द फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उसने कहा ये कंपनी का फर्स्ट ऑडिट कीजिए। ड्यूरिंग ए मीटिंग ही वाज ऑफ द व्यू पॉइंट, अब आया व्यू पॉइंट, that statutory audit exists because it has been legally mandated and it has not add and it does not add value। सही कह रहा है, कह रहा है ये तो सिर्फ लीगली प्रोवाइड होते हैं इसलिए ऑडिट होते हैं, वरना इनकी वजह से बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। वैल्यू ऐड होने का मतलब क्या है? बेनिफिट होना। कहता है बिजनेस का कोई बेनिफिट, दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है आसान अल्फाज में, बिजनेस का कोई बेनिफिट, ऑडिट का कोई बेनिफिट बिजनेस को सही कह रहा है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? एग्री नहीं करते। अब फिर सिर्फ ये कह देंगे डू नॉट एग्री के कुछ पॉइंट्स भी देंगे उसको, वो क्या होंगे पॉइंट? बेनिफिट्स। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट है। इस व्यू उसके व्यू पॉइंट को गलत साबित करने के लिए हमने क्या लिखना है? बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। अच्छा, लेकिन कहानी खत्म नहीं कर रहा, कह रहा है आगे भी है स्टेटमेंट। However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company। याद रखिए, ना तो ऑडिटर ऑल फ्रॉड्स डिटेक्ट करता है, इवन ना ही मेजर फ्रॉड्स डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड, हाँ जी, ऑल नहीं, इवन मेजर भी नहीं। अगर कोई फ्रॉड बड़ा हुआ ना, बड़ी अमाउंट का, लेकिन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक या कन्वीनियन से किया गया, तो वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, वो भी हम, ये थोड़ी अजीब बात लग रही है ना। देखिए, ऑल मिसस्टेटमेंट तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये फौरी तौर पे समझ आ गया था कल परसों आपको। अब आपको ये बता रहा हूं, सम टाइम जो मेजर होते हैं, माइनर तो निकल ही गए ना, सम टाइम मेजर फ्रॉड या मेजर मिसस्टेटमेंट भी ऑडिट डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऑडिटर डिटेक्ट, हालांकि काम सही करेगा, काम ऑडिटर सही, इसके बावजूद भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, इससे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जो क्वेश्चन पूछा था वो भी समझ आ जाएगा। अगर क्लाइंट 10 लाख का कोई फ्रॉड करे ना, कोई क्लाइंट का एम्प्लॉय, तो वो पकड़ा जाता है नॉर्मली हमारे ऑडिट प्रोसीजर ऐसे फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही फ्रॉड वो 10 लाख के बजाय 99,000 के 10 ट्रांजैक्शन में करें, 10 लाख की एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक करे, क्या कि 99,000 की 10 ट्रांजैक्शन कर ले, और फिर खुद परचेज वाला कैशियर को भी साथ मिला रहे, वो कहे मैं फेक परचेज इनवाइस बनाऊंगा, तुम उसके ऊपर पेड का ठप्पा लगाते जाना, जो पैसे होंगे आधे आधे कर लेंगे। देखें सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है कि नहीं? कन्फ्यूजन। अगर परचेज वाला एक ही परचेज की फेक एंट्री रिकॉर्ड करता
और वो 10 लाख पकड़ा जाता है, इस तरह के फ्रॉड। लेकिन अगर 99,000 की 10 ट्रांजैक्शन है और कैशियर को भी साथ मिला लिया, अब तो अब ये देखें है ये भी फ्रॉड और है भी मेजर। अगर आप एड अप करें तो टोटल अमाउंट तो 10 लाख के करीब ही बनती है ना, लेकिन इस तरह के फ्रॉड ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये पहला हिस्सा है, पहला व्यू पॉइंट, वो रिलेट करता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट से। जो दूसरे वाला पार्ट है ये किससे रिलेट करता है? बड़ा लिमिटेशन से, कि क्यों ऑडिटर सारी मिस स्टेटमेंट या सारे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाता। आपसे कोई भी पूछे ना आपका दोस्त, ऑडिटर तो सारी मिस स्टेटमेंट सारे फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना? आपने कहना नहीं, और सो हम और फिर जस्टिफाई कैसे करवाने, पॉइंट क्या देने हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। शाबाश, क्लियर हो या क्वेश्चन? चलिए, इसमें खास तौर पे ये व्यू पॉइंट्स वाला ना नोट कर लीजिए, कभी कभी छोटा सा लफ्ज होता है। और भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। आपकी होम असाइनमेंट क्लियर? ठीक है जी, आगे चलें। शुरू के 10-12 दिन 2 हफ्ते जो है ना, ये मैं आपको आपके मुताबिक ही चलाऊंगा, आपको अपने मुताबिक नहीं चलाऊंगा। यानी जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, जिस जगह पे प्रॉब्लम आएगी मैं रुक जाऊंगा, जितने क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आंसर करूंगा। इसमें सम टाइम ना शुरू के दिनों में हमारी प्लानिंग ऊंच नीच चलती रहती है कि मैं प्लान करके आया था 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाने हैं, क्वेश्चन ज्यादा हुए तो 2 पढ़ा के चला गया। ऐसे शुरू के 10-12 दिन में होता है, क्योंकि मैं पहले बता दिया कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो स्पीड अहम नहीं होती उस वक्त, अंडरस्टैंडिंग अहम होती है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक दफा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए ना, उसके बाद आप गाड़ी चौथे गियर में डालें, तीसरे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में ड्राइविंग सीखनी है ना, तो गाड़ी किस गियर में चलानी है? पहले गियर में सिर्फ। तो ये हमारा पहला गियर है। चलिए, हमने स्टडी किया, स्टार्ट करें जी। सुन ले, अब नए कंसेप्ट आने वाले हैं आपके सामने, लेकिन पहले इनको हम प्रीवियस कंसेप्ट के साथ लिंक कर दें। प्रीवियस कंसेप्ट चैप्टर 1 में हमने ये स्टडी किया था कि 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। इसमें से 3 एलिमेंट्स, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया, ये 3 एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन चैप्टर 2 में करेंगे। फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इसकी डिस्कशन चैप्टर 3 में करेंगे। और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट, इसकी डिस्कशन हम चैप्टर 4 में करेंगे। तो चैप्टर 2 पे हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में 3 चीजों की डिस्कशन करनी है। नोट्स मिल गए आपको? हाँ शाबाश। अगर आप इसको देखें ना, इसका पहला पेज जिसपे इसका ओवरव्यू देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फिर बात कर रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, और फिर बात कर रहा है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है जी। तो इसके बाद कुछ लीगल डिस्कशन है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो हम पहला एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा? फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है ना, जो उसकी डेफिनेशन कहता है वो इंफॉर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर करेगी, प्रैक्टिशनर उसको वेरीफाई करके रिपोर्ट दे। शाबाश, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे ऑडिटर। तो पहली चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, आपको पता हो कि आपने एज ऑडिटर जब किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने जाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं स्टार्ट में पता होना चाहिए। मैंने अगर आपका ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है ना, तो मुझे स्टार्ट में ही पता होना चाहिए कि टोटल आपके सिलेबस में कितने कंसेप्ट्स हैं, स्कोप ऑफ वर्क, ताकि ना मैं एक ज्यादा पढ़ाऊं ना एक कम पढ़ा। उसी तरह आप प्रैक्टिशनर है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने चेक करना है, तो पता तो होना चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें शामिल है। ऐसा ना हो, गौर से सुनिएगा, ऐसा ना हो कि कोई चीज शामिल है और हम उसको चेक ना करें, और ऐसा भी ना हो कि कोई चीज शामिल नहीं है और हम उसको चेक कर लें। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी? कंप्रीहेंसिव इनकम बोल ले, इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कह ले, इसको इनकम स्टेटमेंट कह ले, टर्म जो मर्जी, मुझे कोई इतराज नहीं। पहली चीज ये। दूसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसे बैलेंस शीट भी कह ले, मुझे कोई इतराज नहीं। तीसरी चीज, चौथी, पांचवें, नोट्स ना 4 ना 6, एग्जाम 5। एग्जाम में कभी वो 4 करवाता है, कभी 6 करवाता है। ठीक है। जैसे वो ये कहेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको देगा, जब जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कंप्लीट, ठीक, तो उसमें एक पैराग्राफ में लिखा होता है कि हमने किन किन चीजों को चेक किया, किन किन चीजों को चेक किया। तो कहता है वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। और फिर आपसे कहेगा इसमें से गलती ढूंढे, क्या गलती है? 5 सेट पूरे नहीं बताए, 500 सेट पूरे नहीं बताए, ठीक है? तो 5 सेट पूरे अपनी रिपोर्ट में लिखने। अच्छा एक चीज और, बाज़ औक़ात कहेगा कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सारी चेक कर ली लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट चेक ही नहीं की। डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, क्या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल नहीं है? फिलहाल की हद तक ये बता रहा हूं आपको कि डायरेक्टर रिपोर्ट, इन 5 के अलावा किसी भी चीज की वेरिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन केस स्टडी का, आपकी केस स्टडी का छोटा सा क्वेश्चन समराइज करके ना सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं आपसे 2 नंबर के लिए। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट गलत थी। ऑडिटर कौन सा ओपिनियन, कौन सा कंक्लूजन देगा? अनमोडिफाइड या मोडिफाइड? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अनमोडिफाइड? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मोडिफाइड? शाबाश, अनमोडिफाइड। क्योंकि ऑडिटर ने जो ओपिनियन या कंक्लूजन देना होता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना होता है। इन 5 चीजों में से कोई एक भी गलत होती ना, इन 5 में से कोई एक भी चीज गलत, मोडिफाइड ओपिनियन या कंक्लूजन देगा। अच्छा ये 5 ठीक है, इसके अलावा हर चीज तबाह हुई पड़ी है, क्या ओपिनियन देगा? अनमोडिफाइड। क्यों? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 की है। ये बात समझ आई? दिखने को छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन कर रहा होता है। क्लियर हो गया? ओके कर दूं? दूसरा कंसेप्ट कहता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। कहता है ये ट्रू और फेयर का मतलब क्या है? पहली चीज, जब कोई आपसे ट्रू एंड फेयर का मतलब पूछे, ट्रू को अलग बताना है, फेयर को अलग बताना है। ट्रू का मतलब होता है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे होता है ना, मिस स्टेटमेंट में एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी। हमने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एरर होनी चाहिए ना फ्रॉड। तो जब फाइनेंस और फ्रॉड का सबसे बड़ा तरीका पता क्या होता है? मैं आपको हमारे रिसर्चर्स ने ना रिसर्च करके हमें तरतीब बताई हुई है। टॉप 10 फ्रॉड, टॉप 10 मूवीज, टॉप 10 ड्रामा सीरियल्स, तो टॉप 10 फ्रॉड, उसमें जो टॉप पे फ्रॉड है वो ऐसे हैं जो कि जजमेंट्स और एस्टिमेट की बेस पे होते हैं। रिसर्चर हमें ये बताते हैं, फ्रॉड करने वाले को पता है कि अगर उसने 10,000 का खर्चा किया है और 20,000 लिख देगा ना, फौरी पकड़ा जाएगा, फौरी पकड़ा। अगर एक्सपेंस फर्ज कीजिए 10 लाख का हुआ है, प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर, रिपेयर एक्सपेंस है, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए 6 लाख लिख देता है, फौरी पकड़ा जाएगा। कैसे? टी अकाउंट में 10 लाख की एंट्री होगी, उसको सेलेक्ट करके उसकी स्पोर्टिंग देखेंगे वो 6 लाख की होगी, फौरी पकड़ा जाएगा। तो वो ऐसे फ्रॉड नहीं करते, बल्कि किस तरह के फ्रॉड जिनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, वो जैसे वो डेप्रिसिएशन है उसको कम कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट को कम कर देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अगले साल जाके कंफर्म होनी है, अभी तो एस्टिमेटेड है ना। तो इसीलिए हमने याद देखें, हमने ये भी देखना है कि कोई एरर भी ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कोई बायस भी ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बायस का मतलब क्या होता है भला? एरर का मतलब क्या है? 10 लाख की ट्रांजैक्शन 15 में या 5 में कर दी। बायस का मतलब क्या है कि जो एस्टिमेट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे एरिया जिनमें एस्टिमेट जजमेंट्स हैं, आपने किसी खास मकसद को सामने रखते हुए उनको ओवर या अंडर कर दिया, ये है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए, क्या एरर होना चाहिए? नहीं। क्या बायसनेस होनी चाहिए? बायसनेस का मतलब एस्टिमेट, दोनों चीजें ही नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ना इसका टेक्निकल नाम देता है, वैसे मैं आपको टेक्निकल बता देता हूं अगर आ गया तो ठीक। स्टैंडर्ड कहता है मिस्टेक, ये जो है ना एरर और ट्रू और फेयर। ट्रू का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर नहीं होने चाहिए, फेयर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनड्यू बायस नहीं होना चाहिए। अनड्यू बायस का मतलब है आपकी जजमेंट ठीक हो, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब है आपकी अमाउंट्स रिकॉर्डेड ठीक हो, ठीक है। इसको कहता है फैक्चुअल एरर, इसको कहता है जजमेंटल एरर। ये फैक्चुअल, ये जजमेंटल। फैक्चुअल जजमेंटल आ जाए समझ में तो ठीक है, वरना इसको छोड़े। एरर और बायस में फर्क समझ आ गया ना आपको? कौन सा आइडेंटिफाई करना आसान है? एरर, क्योंकि बायस में जजमेंट्स होती हैं। तो ये बात समझ आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। ट्रू मींस फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मींस अनड्यू बायस इन फाइनेंशियल। और फिर कहता है ये लफ्ज फेयर, ये जो ट्रू एंड फेयर है ना, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी जजमेंट्स अप्लाई की जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हुए भी जजमेंट अप्लाई की जाती है। क्योंकि जजमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस एरिया में, उसको वेरीफाई करने के लिए भी तो ऑडिटर जजमेंट ही अप्लाई करेगा।
लोहे को लोहा काटता है ना, तो जहां पे जजमेंट है क्लाइंट की, ऑडिटर की भी वहां पे जजमेंट आएगी। तो पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा, दोनों कंसेप्ट सिंपल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी, ट्रू एंड फेयर व्यू का भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने क्या पढ़ा, 5 चीजों को चेक करना है, और ट्रू एंड फेयर व्यू में क्या पढ़ा कि फ्री फ्रॉम एरर भी हो, अनड्यू बायस भी हो, और फिर आगे अगली लाइन पे लिखनी है कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी जजमेंट अप्लाई की गई और इनको वेरीफाई करते हुए भी जजमेंट। ठीक है, ऑडिट टैक्सेशन भी सारी खुद ही करेगा दोबारा। सॉरी चेकिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। अब देखें, एक एलिमेंट हमारा हो गया, 5 एलिमेंट थे ना। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, ये निमट गया। सब्जेक्ट मैटर में हमें पता चल गया हमने किस चीज को वेरीफाई करना। दूसरा है अब क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हमने क्या पढ़ा था, ये फ्रेमवर्क है जो कि यूज करती है मैनेजमेंट, किस लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैनेजमेंट इसको यूज करती है। याद रखिए, रूल बता रहा हूं आपको ऑडिट का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया यानी फ्रेमवर्क सेलेक्ट मैनेजमेंट करेगी, उसको चेक ऑडिटर करेगा कि सही सेलेक्ट किया कि नहीं किया। ऑडिटर सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है फ्रेमवर्क के मुताबिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर होंगी, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हुई है बात भाई, क्लियर हुई। ऑडिटर में ये देखना सिर्फ चेकिंग सही। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन, सिंपल। क्या दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कोई एक ही फ्रेमवर्क है? इसका जवाब है नहीं, बहुत से फ्रेमवर्क हैं। तो दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं, दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं। ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने, इनके अंदर भी मजीद एग्जांपल्स हैं, मजे की बात, और इनके अलावा भी मजीद एग्जांपल्स हैं। मैं सिर्फ सिलेबस की हद तक रहते हुए ना आपके सामने एग्जांपल शो किए हैं, वरना दुनिया में याद रखिए इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अलावा भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, जिस तरह आप कॉस्ट काउंटिंग आपने पढ़ी है, तो उसमें स्टडी किया ना टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कुछ फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं, कुछ इसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ पीरियड कॉस्ट होती हैं, ठीक है, और कुछ दूसरी मार्जिनल कॉस्ट है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, डिफरेंट का। ठीक है, उसी तरह हमारे फ्रेमवर्क की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एक क्लासिफिकेशन ये है, जैसे यूं समझ ये कॉस्ट काउंटिंग में ये क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और एक क्लासिफिकेशन है कि मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, या पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, या एडमिन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है ना। तो फ्रेमवर्क की ये क्लासिफिकेशन है जनरल पर्पस और ये क्लासिफिकेशन है फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस। ये दोनों अलग पेयर है, फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस, और जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस याद रखें। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाई जाए तो उसे कहते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उन्हें कहेंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाई जाए, सिर्फ बैंक के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए जो हमारी कंपनी खरीदना चाहता है, बाकी और किसी के लिए नहीं, तो उसे कहेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो आम आवाम के लिए बनेगी या किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। अगर आम वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बने तो कहेंगे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उन्हें जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा फर्क है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फ्रेमवर्क रूल्स हैं, फ्रेमवर्क वो प्रोसेस है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका आउटकम है। ठीक है, तो जनरल पर्पस क्लियर हो गया, स्पेशल पर्पस भी क्लियर हो गया। ये क्लासिफिकेशन जहन में रखिएगा, आगे चल के दोबारा यूज करनी है, जनरल पर्पस की और स्पेशल पर्पस की। ठीक है, अच्छा मुझे एग्जांपल दीजिए, पीटीसीएल की साल के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो जनरल पर्पस या स्पेशल? जनरल पर्पस, शाबाश। तो वो जब उस साल में सिर्फ इन्वेस्टर के कहने पे बनाई गई वो स्पेशल पर्पस, शाबाश, क्लियर हो गया जनरल। दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक ये टाइप है। असल में फ्रेमवर्क क्या है? रूल्स।
जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। जिस तरह होता है ना, बाज़ औक़ात कुछ वालिदैन वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी गलती ना करें, वो गलतियां ना करें जो उन्होंने की है, तो वो सख्ती के साथ बच्चों को मना करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बड़ा मसला ये होता है, वो बच्चों को मना तो करते हैं कि ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना ये नहीं बताते। तो वो जो 2-4 किताबें पढ़ चुके होते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं नहीं हमारे वालिदैन इतनी समझदारी की बातें नहीं करते। हालांकि बात ठीक होती है, लेकिन कुछ रीजनिंग बाज़ औक़ात पेरेंट्स नहीं देते। बहरहाल फिर भी कुछ वालिदैन ये कहते हैं बच्चे को, अरे भाई तेरे को ये मना कर दिया ना 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना, ठीक है, कोई भी रीजन हो नहीं जाना, बस सुबह के नहीं शाम के। ये ना कॉलेज जाने टाइम नसीहत याद आ जाए, मैं कहता 6 बजे शाबाश, तो नहीं जाना, कोई भी रीजन हो नहीं जाना, ठीक है जी। कुछ वालिदैन होते हैं वो बच्चों पे थोड़ा एतमाद करते हैं, उनके बच्चे भी थोड़े समझदार होते हैं ना, उन्हें पता है, वो कहते हैं 6 बजे के बाद आपने बाहर नहीं जाना, लेकिन अगर कोई जरूरी काम हो ना तो कोई इजाजत है, तो इजाजत है। भाई फर्क समझ आ रहा है दोनों तरह के वालिदैन। उसी तरह फ्रेमवर्क है वो रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। अब अगर तो फ्रेमवर्क बनाने वाले को अंदाजा हो कि हमारी मैनेजमेंट बड़ी ही लापरवाह है, उसे कुछ अच्छे बुरे की समझ नहीं है, ठीक है, तो फ्रेमवर्क क्या कहता है बनाने वाला, फ्रेमवर्क के अंदर एक लाइन लिख देता है क्या कि ये फ्रेमवर्क, ये रूल्स हैं, ये 10 रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करें और इसी के मुताबिक आपने काम करना है। मैनेजमेंट कहती है सर अगर हमें लगे कि इनको डेविएट करके, इनको ऊंच नीच करके, इनका डिपार्चर या एडिशनल डिस्क्लोजर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू फेयर हो सकता है तो कर दें, तो फ्रेमवर्क बनाने वाला कहता है नहीं करना। ऐसे फ्रेमवर्क को जिसमें कमी बेशी करने की कोई इजाजत ना हो, इसे कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे इन भाईजान को वालिदैन ने कहा 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं, कुछ भी हो जाए आगे घर से बाहर नहीं, ये कौन सा फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। लेकिन अगर एक दूसरा फ्रेमवर्क है, उसको पता है कि हमारे इलाके की जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, ये समझदार हैं, ये बिला वजह कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला काम, 2 नंबर काम नहीं करेंगे, तो वो क्या रूल वो भी बताएगा। नसीहतें वो वालिदैन भी करते हैं जिनकी औलाद बहुत ज्यादा समझदार हो जाए, पढ़ी लिखी क्यों ना हो जाए, नसीहतें वो वालिदैन भी। लेकिन अब की बार मैनेजमेंट क्या, फ्रेमवर्क बनाने वाला क्या कहेगा कि ये 10 रूल्स दे रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इनको फॉलो करें। अगर आपको लगे 10 को नो कर सकते हैं, नो का मतलब किसी रिक्वायरमेंट से डिपार्चर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिपार्चर कर सकते, तो कर लें। और अगर लगे कि 10 से 11 कर सकते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर देने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर हो जाएंगी, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू फेयर होना चाहिए। जैसे भाईजान का 6 बजे के बाद जा सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए 6 बजे के बाद कोई नेकी का मौका मिले, साथ वाली मस्जिद में इफ्तारी है और हम चाहते हैं उसको सवाब पहुंचाएं रोजे का, रोजे का, तो फिर 6 बजे के बाद इफ्तारी करने के लिए जा, लेकिन किस लिए, नेक काम के लिए और किसी काम के लिए नहीं। तो याद रखें फ्रेमवर्क की 2 टाइप्स, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक फेयर फ्रेमवर्क। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि दोनों में है रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्क क्या है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है कि मरते मर जाओ इन रूल से ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंप्लाई करना है रूल्स को, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में भी रूल्स है, लेकिन उसके बाद नीचे लाइन लिख दी उन्होंने क्या, कि अगर मैनेजमेंट को लगे कि एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन फेयर हो जाएगी, तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर एंड डिपार्चर कर सकते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन में एडिशनल डिस्क्लोजर की या डिपार्चर की इजाजत है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में इजाजत नहीं है। डू नॉट इजाजत, कोई इजाजत नहीं है इसमें, यस इजाजत है। ये लफ्ज यूज हुआ एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है परमिशन, अगर इसमें भी फ्रेमवर्क को कंप्लाई करना, यानी रूल्स को फॉलो इसमें भी करना है, रूल्स को फॉलो इसमें भी करना है, लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन में क्या कह रहा है, परमिशन भी दे रहा है। परमिशन किस चीज की परमिशन दे रहा है, एडिशनल डिस्क्लोजर और भी कर सकते हैं, डिपार्चर भी कर, ज्यादा भी कर सकते हैं, काम भी, लेकिन शर्त क्या, किस लिए, नेक काम के लिए, सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन के लिए।
जबकि यहां पे फेयर प्रेजेंटेशन में एक्नॉलेजमेंट है, डिपार्चर की भी, एडिशनल कंप्लायंस फ्रेमवर्क में एक्नॉलेजमेंट क्लियर हुई है बात? नहीं। अच्छा, ये अल्फाज तो आपको पता चल गया, रिक्वायर्स कंप्लायंस विद फ्रेमवर्क एंड एक्नॉलेज एडिशनल डिस्क्लोजर, ठीक। 3 में से 2 सवालों के जवाब सही देती है ना, तो मैं मान लूंगा आपने ये कंसेप्ट पिक कर लिया, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस वाला। पहला सवाल, IFRS में एक स्टैंडर्ड है IS 8, वो कहता है काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, लेकिन फिर कहीं पे जाके ये बात भी लिखता है अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज होने से फेयर प्रेजेंटेशन हो सकती हो तो काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। हालांकि पहले उसने कहा कंसिस्टेंसी करो, लेकिन एक्सट्रीम केस में उसने इजाजत दे दी। तो बताइए इस रूल को सामने रखते हुए IFRS फेयर प्रेजेंटेशन है कंप्लायंस? फेयर प्रेजेंटेशन, शाबाश। दूसरा सवाल, टैक्स वाले ये कहते हैं कि आपने, टैक्स भी एक फ्रेमवर्क है, वो कहते हैं आपने इस तरीके से इनकम कैलकुलेट करने हैं, इस तरीके से एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें मैं ये चाहता हूं कि एक्सपेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए और इनकम जो है वो कम से कम हो जाए ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छा व्यू पेश करेंगे। लेकिन टैक्स वाले, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुझे इसकी इजाजत नहीं। तो इस रूल को सामने रखते हैं मुझे बताइए टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क, शाबाश। अच्छा, अब अगली एग्जांपल थोड़ी सेंसिटिव है, जरा सुनिएगा। CFO बैठा है, उसके ख्याल में इस दफा, पिछली दफा हमने फेयर वैल्यू के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया था फिक्स एसेट्स के लिए, इस दफा मार्केट की वैल्यू डाउन है, तो अगर हम कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाए ना पॉलिसी चेंज करके तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की इजाजत है। बताइए अगर अब उसको चेंज कर लेता है तो ठीक करेगा कि गलत? गलत करेगा, शाबाश। क्योंकि एडिशनल डिस्क्लोजर डिपार्चर की इजाजत है, लेकिन किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है, प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने सही बता दिया, समझ लीजिए अभी तक जो ऑडिट में पढ़ा उसका हक अदा कर दिया, ये भी फ्रेमवर्क है, इसके मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उसका भी ऑडिट होगा, उसकी भी रिपोर्ट होगी। ये फ्रेमवर्क है, इसका भी ऑडिट होगा, इसकी भी रिपोर्ट होगी। अब मैं दोनों की रिपोर्ट में से एक एक लाइन उठा के आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है मैंने ये लाइन फेयर प्रेजेंटेशन वाले से उठाई है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाले से उठाई है। सुनिए, पहले दोनों लाइंस सुननी है। पहला, वी हैव ऑडिट, इन आवर ओपिनियन, वी हैव ऑडिटेड वगैरह लिखे इंट्रोडक्शन, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। पहली ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पहला सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, बस फुल स्टॉप। पहले वाला सेंटेंस कौन सा है? फेयर वाला। उसमें भी हालांकि उसने कंप्लायंस शो की है कि मैंने IFRS के मुताबिक काम किया है, लेकिन आगे ये बताया फेयर, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? और दूसरे वाला एग्जांपल कंप्लायंस, उसमें सिर्फ कंप्लायंस है, उसमें ये इंश्योर नहीं किया गया कि फिर। क्लियर हुई है बात? चलिए चलिए सुन ले। अच्छा, अब टीचर्स होते हैं, बाज़ का टीचर दो तरह के होते हैं, खासतौर पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के। एक टीचर ये कहता है, ए भाई जो फॉर्मेट क्वेश्चन करने का, जो स्टेप्स, जो कैलकुलेशन समझा दी ना, उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना, अपनी मर्जी नहीं करनी, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और अगर कोई टीचर कहे कि भाई फॉर्मेट ये है, जैसे नॉर्मली इसी को फॉलो कर, लेकिन अगर बाज़ का कुछ स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं टीचर से, कि नहीं होते? नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर से भी, वो टीचर इजाजत दे दी, अगर आपको इससे बेहतर फॉर्मेट लगे, अगर कोई एक कैलकुलेशन ऐसी है 2 स्टेप्स में, आप 1 स्टेप में कर सकते हैं, आपको इजाजत है। ये कौन सा होगा? फेयर प्रेजेंटेशन। फर्क समझ आ गया दोनों में? अच्छा, ये थे बहुत से फ्रेमवर्क। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सारे फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी कि किसी एक फ्रेमवर्क में? इनमें से जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लें, जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लें, तो बाकी के फ्रेमवर्क इररेलेवेंट हो जाएंगे। जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लिया है उसको हम क्या नाम देंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या फर्क है भला? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हजारों फ्रेमवर्क जो दुनिया में मौजूद हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है,
एक्सेप्ट कर लिया, बाकी के फ्रेमवर्क क्या हो गए, इररेलेवेंट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फर्क समझ आ गया? अच्छा, यहां पे मैं लेक्चर को रोक रहा हूं, अभी ये मजीद डिस्कस करना है, इसको मजीद डिस्कस करना है, लेकिन इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अभी तक जो पढ़ाया समझ आ गया आपको? चलिए यहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं। आपने होम असाइनमेंट दिए ना? हाँ, होम असाइनमेंट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सारे ही कर सकते हैं। गुड हो गया ये तो, ठीक है। होम असाइनमेंट में आपने तीनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।